हाँ जी भाइयों, व्हाट्स अप, दिस साइड इज चिराग एंड लेट्स स्टार्ट विद योर न्यू लेक्चर। बिफोर आई स्टार्ट, पहले कल से एक तो ना तुम सब लोगों के बहुत सारे फोन आ गए कि सर विकास सर कह रहे थे कि ना आपको तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पुलिस वाले ने धो दिया एकदम शानदार वाला। तो ऐसी अफवाहों से आपने एकदम दूर रहना है। विकास सर कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है उनको कुछ हो गया है। भाई ये आदमी थोड़ा सा बीमार सा हो गया है, ये भूल गया है कि ये नाम के आगे क्या लगता है। तो बट स्टिल इट्स ओके, आपको तो पता ही है हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो इसीलिए ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर। कुछ दिन के लिए ऐसे ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अगेन मैं रोज वही टाइम पे रिकॉर्डिंग करता हूँ जिस टाइम पे मैं लाइव आता था। बस वैसा का वैसा ही सब कर रहा हूँ। बस इतना सा है कि यार मैं स्टूडियो नहीं आ सकता बिकॉज क्वारंटीन करना बहुत जरूरी है आप सब लोग की हेल्थ सेफ्टी, मेरे टीम की सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे कुछ नालायक लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और हमें पुलिस वाले डंडे पड़वा रहे हैं उनके स्पीच में। हरीश सर की बहुत बदनामी की भाई, मुझे सुनने में आ रहा है। तू बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा है इस बात में। मैं मानता हूँ वी लव यू बट डजंट मीन वी डोंट लव आवरसेल्व्स। ठीक है भाई। अब लास्ट में लोगों ने पढ़ना था एग्रीमेंट्स अनलॉफुल इन पार्ट। नो सी, मैंने इसका आपको एक ही ट्रीटमेंट सिखा देता हूँ जिसका लाइफ टाइम आप कभी भी कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट है यही करना है। भाई एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनलॉफुल है, और बाकी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है, तो ऐसे केस के अंदर अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट किया जा सकता है, मतलब कि ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब इस एक ही कॉन्ट्रैक्ट में जो दो कंडीशन है इनको अलग अलग किया जा सकता है, मतलब एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग, और दोनों पार्ट अलग करने के बाद सेंस क्रिएट करते हैं। तो जो पार्ट वैलिड है, मतलब जो पार्ट लॉफुल है, हम उसको एनफोर्स कर सकते हैं, और जो अनलॉफुल पार्ट है हम उसको वॉइड कर देंगे। ये ट्रीटमेंट यहां नहीं हर जगह चलेगा। तो कभी भी अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं दैट, let's suppose if I ever ask you this question that there is a contract which in part is valid but which has some other part which is unlawful, can this be a valid contract or void contract? So the part is, इधर आप डायरेक्ट आंसर दे नहीं सकते, इधर आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि क्या ये जो दोनों पार्ट हैं ये सेपरेबल हैं या नहीं है। अगर ये दोनों पार्ट एक दूसरे से सेपरेबल हैं तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड। कौन सा वाला पार्ट वैलिड हो जाएगा? जो सेपरेट होने के बाद लॉफुल है वो वैलिड हो जाएगा, और जो सेपरेट होने के बाद अनलॉफुल है उसको अपन वॉइड कर देंगे। But if the contract is not capable of getting separate, if the contract is not capable of getting separated, तो ऐसे केस के अंदर हम एंटायर कॉन्ट्रैक्ट को नलिटी कर देते हैं, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देते हैं। अभी मेकिंग सेंस? आई थिंक इतना सिंपल चीज थी जो आपको समझानी थी। ये जो आने वाले सारे पॉइंट्स है ये वही बात कर रहे हैं, लगातार वही बात कर रहे हैं। मैं नहीं इसको बार बार बताने वाला, ये एक अपन रीड करेंगे, बाकी तो आप घर पे रीड करते रहोगे बैठ के। देखो, where a lawful part can be separated from the unlawful part। देखते हैं। तो अगर agreement is unlawful in part, where lawful part can be separated, अगर lawful part separate कर सकते हैं तो क्या होगा? lawful part अगर separate कर सकते हैं तो जो part separate हो गया वो valid होगा, और जो part unlawful है उसे void कर देंगे। So if part of the consideration or the object which is unlawful can be separated from the lawful part, the court shall enforce the part that is lawful। तो जो part lawful है उसको कोर्ट क्या कर देगी? एनफोर्स कर देगी, और जो अनलॉफुल है उसको वॉइड कर देगी। वॉइड बोल रहा हूं वापस, और कोई नया वर्ड मत लाना। where lawful and unlawful part cannot be separated, जल्दी बता दो, जब lawful और unlawful part cannot be separated तो क्या करेंगे? सर ऑब्वियसली जब दोनों चीजों को सेपरेट नहीं किया जा सकता तो ऐसे केस में दोनों के दोनों, मतलब कि चाहे लॉफुल हो चाहे अनलॉफुल हो, क्योंकि सेपरेट नहीं हो पा रहा, हमको इसको एक ही ट्रीट करना है। एंड याद रखना, इस लाइन को वापस ध्यान रख लेना, even if a part of the contract is unlawful, even if a part of the contract is unlawful and this contract cannot be separated, in such a case the entire contract, I'm repeating, the entire contract is a nullity. The entire contract is a nullity. Are we making sense? Very simple, very clear, very clean. So where the lawful and unlawful parts of the consideration or object cannot be separated, the whole agreement is void। अभी नीचे वापस से रिपीट है, प्लीज आप इसको देखेंगे, ये वाला प्लीज रीड करेंगे आप, मैं नहीं करवा रही अब नीचे देखो भाई, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच इज इलीगल। ठीक है, ये भी कुछ नहीं करना, देख लो। अगर आपको ऐसा लगे ये नहीं पढ़ना था या फिर सर इसमें कुछ नया है, देख लो। इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, मतलब एक दूसरे से आपने कोई दो प्रॉमिस किए, वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल, एक प्रॉमिस लीगल है और दूसरा इलीगल है, तो जो लीगल ब्रांच है दैट कैन बी खत्म। जो चीज लीगल है वो एनफोर्स हो सकती है, जो चीज इलीगल है वो एनफोर्स नहीं हो सकती, बात खलास। नाउ कमिंग डाउन टू नेक्स्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटिंजेंट एग्रीमेंट, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव।
So please mark it very important from my end. Wagering is important and contingent is also very important. I don't want you guys to read it over here. I am going to make some note in the blackboard. आपने as it is अपनी कॉपी में बनाना है. ठीक है क्या? So now while we are saying wagering agreement, wagering म्हणजे काय? देखो वेजरिंग का मतलब होता है जब कभी भी वेजरिंग मतलब सट्टा. वेजरिंग मतलब सट्टा. सुट्टा नहीं बोल रहा हूँ, सट्टा बोल रहा हूँ. ध्यान देना इस चीज पे. सट्टा. सट्टा मतलब बेटिंग. सो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब ए और बी ये दो लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये दो लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बेट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? बेट लगाते हैं. लेट्स से ए और बी के बीच में बेट लगी है कि भैया इस हॉर्स रेस में सिक्स नंबर हॉर्स जीतेगा. विल विन. ये ए का कहना है और बी का कहना है दैट ही विल लूज. इन दोनों के बीच में बेट लग गई. नाउ दिस bet is nothing but a wagering contract. Nothing but a wagering contract. I hope this is making sense to you. A very simple thing to understand. I'm pretty sure आपको ये बात समझ में आई है. अच्छा एक बात बताओ, कहीं ना कहीं पे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज समझना. मान लो इनके बीच में 500 रुपए की शर्त लगी. इनके बीच में 500 रुपए की शर्त लगी तो ऑब्वियसली एक जना हारेगा एक जना जीतेगा, या फिर एक जना हारेगा एक जना जीतेगा. दोनों में से कोई ना कोई हारेगा कोई ना कोई जीतेगा. सो द लॉस ऑफ वन पार्टी इज द गेन ऑफ अदर पार्टी. ये वेजरिंग होता है. एक जने का नुकसान दूसरे का फायदा. बात खत्म. अब सर क्या सट्टेबाजी करना वैलिड है? तो इसका एक ही ट्रीटमेंट याद रखना, दैट ऑल wagering contracts are void. All wagering contracts are void. याद रहेगा, these are void. नेक्स्ट चीज, एक चीज यहां पे आपको और सीखने की है. wagering contracts in Maharashtra are actually illegal. मैंने आपको इसका डिफरेंस ऑलरेडी पास्ट वीडियो में बताया है. फर्क समझते हैं क्या बोल रहा है. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी पूरे देश में वॉइड की तरह ट्रीट किए जाते हैं, मतलब अनएनफोर्सेबल होते हैं. यानी कि कल अगर ए और बी के बीच में शर्त लगी है 500 रुपए की कि 6 नंबर हॉर्स जीतेगा, और कल अगर ए जीत जाता है और बी उसको पैसे देने से मना कर देता है, तो ए कोर्ट में नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है. कोर्ट बोलेगी भैया ऐसी पागलों वाली चीजें यहाँ पे मत लेके आओ. सट्टेबाजी, तुम क्रिकेट मैच पे सट्टे लगा रहे हो बैठ के, तो हम तुम्हारे क्या सट्टे वसूलवाएंगे बैठ के? हम पागल नहीं, हम नहीं करेंगे ये चीज. मेकिंग सेंस? तो ऑल वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड. जबकि महाराष्ट्र में वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड नहीं, इलीगल ट्रीट किया जाता है. इलीगल का मतलब क्या होता है? विच इज फोरबिडन बाय लॉ. विच इज फोरबिडन बाय लॉ. ये तो पनिशेबल है भाई अगर तुमने यहाँ पे सट्टेबाजी करी तो. अब आता है सवाल, पर सर आप ये क्यों सिखा रहे हो कि मतलब फोरबिडन बाय लॉ है या फिर वॉइड है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, इसको कोई भी लीगल एनफोर्समेंट नहीं है. समझाता हूँ क्या है. वो बहुत बड़ी चीज है जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ. एक बार में समझेंगे, मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगा, और क्योंकि मुझे पता भी नहीं कि आपको समझा कि नहीं समझा, इसलिए बहुत ध्यान से आने वाले 2 मिनट मेरे साथ ध्यान दें. बेटू मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ व्हाट इज कोलेटरल अग्रीमेंट. व्हाट इज कोलेटरल अग्रीमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ कोलेटरल अग्रीमेंट? बड़े छोटू बड़े सिंपल सा बच्चे. कोलेटरल का मतलब होता है जब किसी एक मेन एग्रीमेंट को जब किसी एक मेन अग्रीमेंट को वापस रिपीट कर रहा हूं, जब कभी किसी मेन अग्रीमेंट को
सपोर्ट करने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस एक्स्ट्रा और एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या बोलते हो? कोलेटरल एग्रीमेंट बुलाते हो। मतलब एक एक्स्ट्रा एग्रीमेंट पहला वाला करने के लिए। सर कैसे, आप बताओ कैसे? ए और बी के बीच में बेट लगी कि सिक्स्थ नंबर हॉर्स इज गोइंग टू विन, कि सिक्स नंबर हॉर्स इज गोइंग टू विन। ए और बी के बीच की बेट है, सिक्स्थ नंबर हॉर्स जीतेगा। बेट कितने की है? 5,000 की। इन लोगों ने स्ट्रेट कहा कि 5,000 रुपए दोनों के दोनों यहीं पे जमा कर देंगे। किसके पास? एक महान इंसान है विकास वोरा के पास। तो दोनों ने 5,000 जमा करवाने थे। पर हुआ क्या कि ए के पास, ए श्योर है कि 60 जीतेगा, पर ए के पास अभी 5,000 नहीं है या देने के लिए, और बी ने अपने 5,000 दे दिए। तो ए ने क्या किया, बाहर गया और एक देवता आदमी उसके सामने से प्रकट हुआ। टिंग, प्रकट हुआ और चिराग ने कहा बोलो बस क्या चाहिए, चाहे उसका खुद कुछ ना हो पर देखो उसका दिल। तो भाई ए ने बोला कि सर हमको ज्यादा कुछ ही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए आपसे, 5,000 रुपीज चाहिए, 1 डे में रिटर्न करेगा। चिराग ने कहा बस इतनी सी बात, ये पकड़, चेकबुक पड़ी है, काट के दे दिए, ले जाओ ऐश करो। पैसे दे दिए, ले गया। चिराग ने पूछा भाई क्यों ले जा रहे हो? इसने कहा कि यार सट्टा वट्टा लगाया है मैंने, तो बस जीत के देता हूँ। मैंने कहा देखो तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। ए गया, बेट लगाई और ए हार गया, या फिर ए जीत गया। पर बी अब उसको पैसे नहीं दे रहा और विकास होरा ने बी को सारे पैसे वापस कर दिए उसके। बी उसको पैसे ही नहीं दे रहा। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है कि भैया ए इधर है, बी इधर है। अब भाई बी इसको पैसे दे नहीं रहा, ए वाले भैया क्या कर रहे हैं, ए वाले भैया बोल रहे हैं कि भैया मेरे को तो मेरा पैसा वापस चाहिए ही चाहिए। क्यों? हम लोगों ने शर्त लगाई थी। तो आपने बोला सर ये जो आपने शर्त लगाई ना, इसी को आप क्या बोलते हो? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। ये जो शर्त आपने लगाई ये तो क्या है, वॉइड है भारत में, ये तो क्या है, वॉइड है। ठीक। तो अब ये वाली पिक्चर तो खत्म हो गई कि भाई ए और बी के बीच में कुछ नहीं हो सकता। अब चिराग आया ए के पास, चिराग आया ए के पास कि भैया मेरे 5,000 रुपए। तो ए ने कहा कि यार वो मैं बेटिंग में जीतने वाला था पर साले ने पैसे ही नहीं दिए, तो मैं ये पैसे हार गया, या फिर सामने वाला बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया। तो सवाल ये उठा कि ये जो कोलेट्रल एग्रीमेंट है जो चिराग और ए के बीच में हुआ है, ये वैलिड है या ये भी वॉइड है? तो रूल हमेशा याद रखना, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं कि एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर कोई कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कैन बी वैलिड, दिस कैन बी वैलिड। और चिराग अपनी रिकवरी कर सकता है। ए से वो बोलेगा तू जान और बी जान, मेरे को मेरा पैसा दे, बात खत्म। ये ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को वापस समझते हैं, वापस समझेंगे। लेट्स सी you are able to understand this or not. ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बी मर्डर करेगा, बी मर्डर करेगा किसका? एक हरीश नाम के सर हैं उनका, बी मर्डर करेगा हरीश सर का। सिंपल स्वीट क्लियर। ए ने बी को, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बी मर्डर करेगा हरीश सर का। इन रिटर्न ए उनको पैसे देगा कितना? 1,00,000 रुपए। ये पैसा किससे लेके आ रहा है? चिराग से कॉन्ट्रैक्ट करके। चिराग को पता है कि ए इस पैसे को कहां इस्तेमाल करने वाला है, बी को देने के लिए ताकि हरीश सर का मर्डर हो। फिर भी चिराग ने पैसे दिए। चिराग ने बोला मैं थोड़ी मर्डर कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ तेरी मदद कर रहा हूं, मेरा काम नहीं है।
तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कोलेटरल है, चिराग और ए के बीच में जो हुआ है, ए और बी के बीच में जो हुआ है ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। पर एक सेकेंड, ये मर्डर करने की बात कर रहा है, मर्डर करने वाला कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर? ये तो इलीगल है सर, ये तो इलीगल है। तो अब रूल याद रखना, कोलेटरल अग्रीमेंट टू इलीगल agreement are also void। मतलब कि ये जो चिराग भैया, आपको पता था ना कि ए आपके पैसों से क्या करने वाला था, फिर भी आपने उसको पैसा दिया। अभी कितने घिनौने आदमी हो तुम, कितने घटिया आदमी हो तुम, ऐसा नहीं कर सकते। तो याद रखना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड हो सकता है, पर इलीगल एग्रीमेंट के साथ अगर कोई कोलेटरल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट कोई होता है तो वो वॉइड हो जाता है, आप पैसे रिकवर नहीं कर सकते। कोर्ट में जाके क्या बोलोगे, मैंने थोड़ी मर्डर किया, मैंने तो सिर्फ मदद करी थी मर्डर करवाने के लिए। कोर्ट के चलो बगिया से साले, ठीक है क्या? सो दिस इज मेकिंग सेंस। अगर ये आपको समझ में आ गया ना बच्चों, तो बस आने वाला टाइम बिल्कुल हल्के में जाएगा अपने को। लेट्स सी कितना समझ में आया मेरे बच्चों को। अभी तो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड सिखाया, लेट्स सी अब वेजरिंग पढ़ के देखते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का मतलब देखो, वर्ड के यूज करा है एग्रीमेंट, क्योंकि ये वॉइड होते हैं इसलिए इसको पहले से एग्रीमेंट बोल रहे हैं। तो वेजरिंग अग्रीमेंट एक प्रॉमिस है कि कुछ पैसे दिए जाएंगे या पैसे की वैल्यू वाली कोई चीज दी जाएगी। वेजरिंग अग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ फॉर व्हाट, अपॉन डिटर्मिनेशन। अपॉन डिटर्मिनेशन मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ऑफ सन अनसर्टेन इवेंट। हम एक अनसर्टेन इवेंट जो शायद हो भी सकता है जो ना भी हो उस पर एक शर्त लगाते हैं, जो होगा देखी जाएगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैंने कहा भारत जीतेगा, वैसे ये तो सर्टन है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा भारत जीतेगा, अब अनसर्टेन है, शायद ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाए। An agreement between two persons is wagering if money or money's worth is payable to one party on the happening or not happening of uncertain event. Now, what are the essentials of a wagering agreement? Very simple, very clear. Let's see. There must be promise to pay money or money's worth. पहली चीज, जब तक पैसा की या पैसे वाली वैल्यू की कोई बात ही नहीं हो रही है तो हमको तकलीफ ही क्या है? फिर किस बात की शर्त? मम्मी और मेरे बीच में शर्त लगी, देखना मम्मा आज देखना इंडिया जीतेगी, ठीक है, हम लोगों ने शर्त लगा के बोला, तो मम्मी बोलेगी ठीक है, अगर इंडिया नहीं जीती तो मैं कहा आप खाना बनाओगे, और इंडिया जीती तो मैं खाना बनाऊंगा, खत्म हुई बात। अब इसमें मनी मनी इज वर्थ की कोई बात ही नहीं, हमने तो प्यार मोहब्बत में शर्त लगाई, तो इसको वेजरिंग नहीं बोलती, ये तो बस ठीक है एक मस्ती की बात थी। पर इस जगह मम्मी और मैंने शर्त लगाई कि मैं मम्मी आपकी जो भी अलमारी में ज्वेलरी पड़ी है वो सारी मेरी, अगर आज इंडिया हार गया तो, और इंडिया जीत गया तो मैं आपको मेरी कार दे दूंगा। अब क्या हो रहा है, हम मनीज वर्थ की शर्तें लगा रहे हैं, ये हो गया वेजरिंग। नेक्स्ट अप इज, जो परफॉर्मेंस है इस प्रॉमिस की वो डिपेंड करती है अनसर्टेन इवेंट पे। इंडिया पाकिस्तान का मैच होना बाकी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होना बाकी है, इट्स एन अनसर्टेन इवेंट, कुछ भी हो सकता है। देयर मस्ट बी चांस ऑफ गेन और लॉस, चिराग को फायदा भी हो सकता है, मम्मा को फायदा भी हो सकता है, चिराग को लॉस भी हो सकता है, मम्मा को लॉस भी हो सकता है। नाइदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल ओवर इट। क्या मैं बोल सकता हूँ ए कॉलेज छक्का, ऐसे नहीं कर सकता ना, मैं बोलूंगा मतलब रोहित छक्का, नहीं कर सकता ना, क्यों? क्यों नहीं कर सकता? वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। ये तो एक शर्त है, कुछ भी हो सकता है। आज बारिश होगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है ना, मतलब अपन तो वो है नहीं ना, आई लव वॉकिंग इन द रेन सो दैट नो वन कैन सी मी सुसु, आई मीन नो वन कैन सी मी क्राइंग। तो ये जो अपन कहना चाह रहे हैं, नाइदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? दैट इज टू से दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज एन अनसर्टेन इवेंट व्हिच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। नेक्स्ट अप इज, neither party neither party should have any other interest in the event. One party is to win and one party is to lose। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होता है वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट का, मैंने क्या बताया था बेटा? वेजिंग एग्रीमेंट इज वॉइड, प्लीज इसको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इट्स वॉइड। नो सूट शैल बी फाइल्ड फॉर द रिकवरी। आप इस सूट का मतलब क्या होता है बच्चे? सूट का मतलब होता है केस। यू कैन नॉट फाइल अ केस फॉर रिकवरी, यू कैन नॉट फाइल अ केस फॉर रिकवरी। इट इज नॉट इलीगल। देखो, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड नॉट इलीगल। एनी अग्रीमेंट कोलेटरल टू वेजरिंग अग्रीमेंट इज वैलिड। याद है मैंने अभी भी सिखाया था, कोलेटरल क्योंकि ये वॉइड है तो वैलिड हो सकता है। अब लास्ट लाइन पढ़ना, हाउएवर वेजरिंग अग्रीमेंट इज इलीगल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में वेजरिंग वॉइड नहीं, वेजरिंग
वॉइड नहीं, क्या है, इलीगल है। राजा खुद ही दिमाग लगाना, अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में और गुजरात में वेजरिंग इलीगल है तो इसका दूसरा अर्थ निकलता है कि यहाँ पर इलीगल होने की वजह से इसके कोलेट्रल भी क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे, जबकि बाकी सारी जगहों पे वो इलीगल नहीं है, वो सिर्फ वॉइड है, इसीलिए उसके कोलेट्रल क्या हो सकते हैं, वैलिड हो सकते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू आने का हाईएस्ट चांस है, मैंने आपको ट्रीटमेंट लिखा दिया है, वापस चाहिए वापस लिख लो। कोलेट्रल अग्रीमेंट टू void agreement can be valid. Collateral agreement to illegal agreement is void. खत्म, is void. आई होप मजा आ रहा है आप लोग को, यहाँ तक समझ में भी आ रहा है, सबको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, सो सॉरी यार, कुछ अर्जेंट चीज थी वो कर रहा था मैं। नेक्स्ट अब, अच्छा यहाँ तक तो हो गया, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कंटेंशन एग्रीमेंट। अच्छा राजा, कंटेंशन भी वापस एक बार ब्लैक बोर्ड पे सिखा देता हूँ, फिर आ जाएंगे वापस इसी पे। Salabu, now what is contingent? What is contingent? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है। This agreement, this agreement is based on some precondition, on some precondition. ये कंडीशन अगर फुलफिल करोगे, ये कंडीशन अगर फुलफिल करोगे तो ये अग्रीमेंट एनफोर्स किया जा सकता है, और अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो ये फुलफिल नहीं किया जा सकता, एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सर एक एग्जांपल दे देना। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, मतलब क्यों नहीं देंगे आप बताओ मुझे। ये एक बहुत ही क्यूट इंसान है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है विकास वोरा, जिसने अभी रिसेंटली एक BMW GT ली है, 3 सीरीज MH, ओके नंबर डिस्क्लोज नहीं करना, MH12, इनके नंबर का टोटल बनता है 10, ये आपको बता दूं अभी। BMW GT 3 सीरीज ली है विकास वोरा जी ने। ये लेके गए अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास। उन्होंने कहा कि एक बार के लिए चाहे मैं अनइंश्योर्ड रह जाऊं, मेरी बीवी अनइंश्योर्ड रह जाए, मेरे माँ बाप अनइंश्योर्ड रह जाए, पर मेरी कार इंश्योर्ड होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने बोला ठीक है भैया, आप इतनी अच्छी बातें करते हो तो हम आपकी कार इंश्योर कर देते हैं। तो कार की प्राइस कितनी है, उन्होंने कहा सर 50 लाख रुपीज ओनली। तो उन्होंने बोला भाई कार की प्राइस का 10% आपका इंश्योरेंस होता है। तो उन्होंने कहा कितना दूं, तो इन्होंने बोला भाई सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो। विकास सर ने 5 लाख पे कर दिए, किसी गरीब टीचर का हिस्सा मार के, किसी गरीब टीचर का पूरा पैसा खा गए और उधर जाके इंश्योरेंस भरा है, और उस गरीब को कह दिया कि तू थोड़े दिन ऐसे ही चल। पर वो गरीब तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेगा इधर से उधर, पर कोई बात नहीं, पे कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी को तो आपने पे कर दिया, उसने आपको कवर भी दे दिया, पर एक मुझे बात समझाना, आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कब मांगोगे, आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कब मांगोगे। रास्ते चलते चलते आपको खांसी है, आप बोलोगे लाओ इंश्योरेंस कंपनी वाले 1 करोड़ रुपए दो। इंश्योरेंस कंपनी वाले भी सुन लल्लू, ये जो तेरी कार है ना, जब इसका एक्सीडेंट होगा, भगवान ना करे कभी जीवन में इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो,
क्योंकि ज्यादा मैं ही चलाऊंगा ये गाड़ी। तो अगर ये कार का एक्सीडेंट होगा तभी हम तुमको कॉम्पनसेशन देंगे, तभी हम तुमको कॉम्पनसेशन देंगे, वरना नहीं देंगे। सो नाउ दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट is completely dependent. This insurance contract is completely dependent upon a precondition. Upon a precondition. If you fulfill the condition, then it will be enforceable. As simple as that. This is what is contingent. जहां पे आपको एक प्री कंडीशन पूरी करनी है। सही बात है। अच्छा, आप कार इंश्योरेंस की बात कर लो, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लो, ये सब कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है। अच्छा, एक और ले लेते हैं अपन, एक बहुत नॉर्मल। क्यों इतनी टेंशन लेनी है अपने को? आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ये रे ए, ये रे बी, ये रे ए, ये रे बी। ए ने बी को बोला, ए ने एक मिनट होल्ड करेगा, एक मिनट होल्ड करेगा। ए ने बी को बोला, ए ने बी को क्या बोला? ए ने बी को बोला कि भैया मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी सेल करूंगा 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में, प्रोवाइडेड फर्स्ट आप इस प्रॉपर्टी का टैक्स पे करवाओ। अब क्या हो रहा है? कंडीशन है, पर अब अपने दिमाग में आना कि सर ये कंटेंजेंट कैसे है। तो अब समझो, इस एग्जांपल में नहीं, बड़ा सर्टेन है, सब कुछ सर्टेन है, टैक्स भरेगा तो प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं बचा ना। नाउ व्हाट इज कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल अबाउट? कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होता है, अब देखना, इसी एग्जांपल को चेंज करूंगा और अब आपको कंटेंजेंसी दिखेगी। ए ने बी को बोला कि वो उसको 100 टन वुलन क्लॉथ सप्लाई करेगा, प्रोवाइडेड सप्लाई करेगा एट द रेट 100 पर टन, 100 पर केजी, चलो ठीक है, 100 पर केजी, प्रोवाइडेड जी उसको सेल करे ये 100 टन कॉटन तब। अब क्या हो रहा है देखो, जी बोल रहा है कि भैया मेरे पास अभी कॉटन है नहीं, आएगा, जब मेरे पास आएगा तब मैं ए को सेल करूंगा। ए बोल रहा है मेरे पास अभी कॉटन है नहीं, अगर जी ने मुझे दिया वो मैं बी को सेल करूंगा एट 100 रुपीज पर केजी। नाउ इन दिस एंटायर पिक्चर इज इट नेसेसरी कि जी के पास कॉटन आ ही जाए? जी के पास ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इस पैंडेमिक के चलते आए ही ना, ये वुलन पार्ट आए ना, वुलन क्लॉथ आए ना इसके पास। जी के पास अगर आएगा ही नहीं, अगर जी के पास नहीं आएगा तो वो ए को कैसे सेल करेगा, और अगर ए के पास नहीं आएगा तो वो बी को कैसे सेल करेगा? सो नाउ दिस इज अ क्लियर कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा राजा, अब एक बात बताओ, क्या इसमें और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में आपको कभी सिमिलैरिटी नहीं लग रही? दोनों में जो इवेंट है, दोनों में ही जो इवेंट है वो क्या है? अनसर्टेन है। दोनों में इवेंट अनसर्टेन है। पर अब एक बात समझना, यहाँ पे जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बात बताओ ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत है, कुछ अनलॉफुल है, कुछ भी है? नहीं। सो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीटली वैलिड, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीटली वैलिड। अब यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट लाइन सिखाने जा रहा हूँ और हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। देखो भाई, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी
वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी बात तो अनसर्टेन इवेंट की करता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी बात तो अनसर्टेन इवेंट की करता है, कंटिंजेंट भी बात तो अनसर्टेन की करता है, वेजरिंग भी और कंटिंजेंट भी दोनों ही अनसर्टेन की बातें कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ छोटू सा काम कर देते हैं जिससे बड़ा सिंपल हो जाएगा आपका काम। एवरी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई कंडीशन के ऊपर ही ना कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। सो एवरी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट not all contingent contracts आर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स तो वॉइड होते हैं जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हो सकते हैं। ये लाइन सीख गए, आज का काम अपना खत्म हो गया है, बस अब छोटू सा पार्ट रीड कर देंगे, जल्दी से आ जाओ। बिल्कुल धीरे से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट रीड करेंगे, बहुत ही सिंपल लगेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी आप लोगों को। Now, contingent contract is a contract to do or not to do something. Contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. सेम चीज है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है जिसमें आप वादा करते हो कि आप कुछ करोगे या नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen. Contingent contract contains conditional promise. It is a conditional promise, मतलब हम promise तो कर रहे हैं पर this is based on a condition. पहले आप ये condition पूरी करोगे तभी हम आपको ये चीज देंगे या फिर तभी हम हमारा promise पूरा करेंगे। Next up are the features of contingent contract. देखो, event must be in the future, event must be uncertain, event must be collateral, सब सिंपल है। Contingency should depend upon the act of the party. Contingencies depend upon the act of the party. ये कंटिजेंसी क्यों है? गाड़ी ठुकी तो एनफोर्समेंट है, नहीं ठुकी तो नहीं। द इवेंट शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। ये जो इवेंट हो रहा है शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ प्रोमिसर, ये दोनों की इच्छा पे होना चाहिए। द कंटिजेंसी इवेंट और एक्ट मस्ट नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, इट मस्ट बी रेस्ट अपॉन द प्लेजर एंड स्वीट विल ऑफ प्रोमिसर। अब आपके सामने, अच्छा ये ना दोनों पॉइंट आप कट कर लो, इसमें कुछ इतना याद रखने का नहीं, जबरदस्ती बक कर रहा है अपने को। अब आपके सामने मैंने इसका एक पूरा डिफरेंस डाला है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर सुना है तो आपको यहाँ तक का पार्ट तो ऐसे ही केक वॉक में समझ में आएगा। जल्दी से देख लो, एक मिनट, आपके पास नोट्स हैं? एक सेकंड रुकिएगा। Now we're talking about basis, wagering agreement, contingent agreement. So wagering means party may win or lose depend upon uncertain event. Even contingent में भी uncertain है। Performance of contract, इसमें winning losing की बात नहीं है, इसमें performance की बात है। Performance of contract depends upon future uncertain event collateral to some main event. ठीक है, गाड़ी ठुकी तो इंश्योरेंस की बात आएगी। अनसर्टेन इवेंट में भी पास्ट और फ्यूचर। अच्छा देखो, वेजरिंग में अपन किसी भी चीज पे शर्त लगा सकते हैं। चल शर्त लग गई, मैं तेरे को बता रहा हूं, पिछले मैच में सचिन ने 150 मारे थे, चेक कर लेंगे अपन मारे थे कि नहीं मारे थे, लगा शर्त। सो अनसर्टेन इवेंट में भी पास्ट ऑल्सो, शर्त लग गई अगले मैच में विराट कोहली 200 मारेगा, इवेंट कैन बी फ्यूचर। हाउएवर, क्या अनसर्टेन इवेंट इन केस ऑफ कंटिंजेंट, मतलब इंश्योरेंस में आप ऐसा बोल सकते हो क्या, मेरी कमर पहले टूट गई थी, इंश्योरेंस अभी कर दो, सर्जरी बाद में करा लेंगे। आपने कहा भैया नहीं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट फ्यूचर ही होना चाहिए, अनसर्टेन इवेंट मस्ट बी फ्यूचर। ये बच्चे 100% एमसीक्यू का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, दैट वेजरिंग में आपका जो अनसर्टेन इवेंट है, आप जो शर्त है पास्ट पे भी लगा सकते हो, फ्यूचर पे भी लगा सकते हो, पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेन इवेंट मस्ट बी फ्यूचर। देखना जितने आप लोग आज ये लेक्चर देख रहे हो ना, आप सब इस क्वेश्चन को सही करोगे, आज डालूंगा ये, और जो नहीं देख रहे हो सब गलत करेंगे। लीगल इफेक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्क देख रहे हो क्या, ढंग से देखना। वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो मैंने सिखाया था ना, वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, और ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
Example, betting on cricket match is a wagering contract. Insurance contract is what? Insurance contract is nothing but a contingent contract. Nature of contract, all wagering contracts are contingent. All contingent contract are not wagering. देख लो क्या यही लिखा था अपन ने? All contingent contracts are not, मैं आपको भूल गया था, not wagering contracts. So all wagering contracts are contingent, but not all contingent are not wagering contracts. Sure, यही बस आपको लास्ट सिखाया था मैंने उधर. थोड़ा सा और पढ़ेंगे. अब राजा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले सिखा दिया. वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, सब सिखाया है. इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना मैंने. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. अब अपना सारे के सारे ये खत्म हो गए आपके. वेजरिंग, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, एसेंशियल सब खत्म है. अब अपन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ रहे हैं. आज का अपना टारगेट है कि अपन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म करेंगे सारे. ठीक है. और आपका होमवर्क क्या होगा? आप ये रीड करके आओगे. सो आई ऑटोमेटिकली स्टॉप जब अपन अभी रीड वाले डायलॉग पे आ जाएंगे. आप मेरे लिए वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा रीड करके रखेंगे. इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा. ठीक है, इतना आप रीड करके रखोगे मेरे लिए. चलिए सर, हमको वैलिड तो पता है क्या होता है. वैलिड मतलब अ वैलिड एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं, दोनों पार्टीज बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है. तो वैलिड एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट. It gives rise to legal obligation of all the parties to it. Such an agreement possesses all essentials of a contract laid down by section 10. Void contract क्या होता है? सर आपने हमको बताया था void contract क्या होता है. Void contracts are contracts जब when they were create, इसको यहां नहीं लिखते हैं अपन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं. So void contracts are contracts which when made, void contracts are contracts which when made, वापस से, which when made were valid and have become have become unenforceable. अब ये unenforceable हो गए हैं because of some change in circumstances और change in laws. ठीक है, एकदम बड़ा सिंपल था. ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. तो देखिए, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. तो ऐसी चीज जो लॉ चेंज होने की वजह से सीज हो जाता है, हम उसे बोलते हैं void. A contract is valid at the time of its making. So a void contract is valid when it was being made. A void contract is valid when it was being made, but later on due to change in some circumstances, लिखा है अभी आपको, or in law it becomes unenforceable. It is a void contract. अगर तुमको याद हो ना, मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में तुमको एग्जांपल दिया था. विकास सर के दारू के ठेके हैं, वो गुजरात में दारू सप्लाई करते हैं. अचानक से गुजरात में लॉ चेंज हो गया जिसमें दारू बैन हो गई, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड. तो क्योंकि जब बनाया था तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पर क्योंकि अब चेंज इन लॉ आ गया, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस आ गए, तो ये क्या हो गया? एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. जनरली valid contracts ceases to be enforceable on the change in circumstances or on change of provisions of the act. अब इसने क्या बोला? जनरली जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल होते हैं जब कभी सर्कमस्टेंस चेंज होते हैं या फिर लॉ चेंज हो जाता है. अच्छा, इफेक्ट क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है? दोनों पार्टीज को कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. अगर इसने कुछ दिया है, मतलब मान लो मैंने आपको पेमेंट, आपने मुझे फीस पे करी 1 लाख रुपए कि सीएस पढ़ा दो, पर ये पैंडेमिक आ गया, मैं आपको लाइव में नहीं पढ़ा पा रहा. मैं क्या नहीं हो पा रहा, अब मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको 1 लाख वापस दे दूं. आप मुझसे कॉम्पनसेशन मत मांगो, मैं आपको सिर्फ ये 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन वापस दे दूंगा जो आपने मुझे दिया था. तो वॉइड में कॉम्पनसेशन नहीं आता, वॉइड में रेस्टिट्यूशन आता है. राजा रिपीट कर रहा हूं, वॉइड में कॉम्पनसेशन नहीं आता, वॉइड में रेस्टिट्यूशन आता है. व्हाट इज रेस्टिट्यूशन? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है जो पहले वाली पोजीशन थी उसी पे वापस लाके रख दो, बस दैट्स इट.
कल ही रेस्टिट्यूशन आपको सिखाया भी है मैंने। कॉन्ट्रैक्ट becomes void. A contract is void when it is discovered to be void or it becomes void due to change in circumstances slash laws भी कर लो यहाँ पे। Restitution is allowed, मतलब सेम पोजीशन पे वापस आया जा सकता है। एनी पर्सन हु इज रिसीव एनी एडवांटेज अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी इंसान को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फायदा हुआ है, इज बाउंड टू रिस्टोर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही गॉट इट। तो जहां से आपको फायदा हुआ उसको उसका फायदा वापस पहुंचा, उसको उसका पैसा वापस दे दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, प्लीज उसको उसका पैसा वापस दो। पेमेंट और कॉम्पनसेशन फॉर परफॉर्मेंस, एक सेकंड देखो, पेमेंट यहाँ पे कॉम्पनसेशन का मतलब भुगतान करना नहीं है, यहाँ पेमेंट करना है। पेमेंट मतलब जो पैसा आपके पास आ गया था वो वापस दे दो। Any party who has received any advantage by the way of part performance of a void contract, that is which later on becomes void, is also bound to pay or make compensation to the person from whom he received it। तो इसने क्या बोला कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट आज void हो गया, पर इससे पहले जब ये वैलिड था, अगर उस टाइम पे सामने वाले ने कुछ परफॉर्मेंस की है जिससे आपका फायदा हुआ है, तो एटलीस्ट इसका पेमेंट तो कर दो, एटलीस्ट इसका पेमेंट तो कर दो, बाकी मत करना, बाकी सब वॉइड है, तो बाकी में हम आपसे पेमेंट नहीं मांगेंगे। पर जो चीज उसने इस कॉन्ट्रैक्ट का जब वो वैलिड था तब परफॉर्म किया, उतना तो पेमेंट करना पड़ेगा ना आपको। सो यहाँ पे बच्चों छोटा सा एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वॉइड होते ही रेस्टिट्यूशन इज अलाउड, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाया जा सकता है अगर किसी पार्टी ने पार्ट परफॉर्मेंस किया है, तो सिर्फ उस पार्ट परफॉर्मेंस का पेमेंट लिया जा सकता है, रिमेनिंग इन फोर्स नहीं किया जा सकता। श्योर है? नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट सर आपने सिखाया था, एग्रीमेंट तो वॉइड होते ही नहीं है, अगर वॉइड लिखा हुआ है तो मतलब अ वॉइड एग्रीमेंट इज अ वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट। याद आ रहा है क्या कुछ? जिनको नहीं आ रहा है प्लीज आप स्टार्टिंग के लेक्चर देखिएगा वापस से। So an agreement not enforceable by law is said to be void. Such an agreement lacks essential of valid agreement and consequently does not create any legal obligation। MCQ, एक void agreement में तो कभी भी कोई भी legal obligation create हुआ ही नहीं था, जबकि void contract के अंदर कभी तो legal obligation बना था, फ्यूचर में वो unenforceable हो गया था। So it is not maintainable in law and is therefore a nullity। ये null है, स्टार्टिंग से ही null है। null मतलब स्टार्टिंग से ही जीरो है। इफेक्ट क्या है देख लो, मैंने आपके लिए डाला है इसको, अवॉइड अग्रीमेंट, अवॉइड agreement is void from beginning। The agreement is void from beginning, hence आप उसको void ab initio भी बोल सकते हो। याद रखना देयर कैन नॉट बी अ वर्ड कॉल्ड void ab initio contract, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट बना तो मतलब कभी ना कभी वो वैलिड था, और कभी ना कभी वो वैलिड था तो ab initio वर्ड तो लगाया ही नहीं जा सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा void ही हो सकता है, void ab initio नहीं हो सकता। अग्रीमेंट हमेशा void ab initio होगा। It does not create any legal obligation of either party। लास्ट, क्योंकि ये स्टार्टिंग से इलीगल, स्टार्टिंग से अनएनफोर्सेबल था, तो यहाँ पे कोई रेस्टिट्यूशन की बात नहीं आई थी। काय का रेस्टिट्यूशन? तुम जहां खड़े थे तुम वहीं हो, किस चीज का रेस्टिट्यूशन? नो रेस्टिट्यूशन कैन बी ग्रांटेड, मतलब कोई चेंज इन पोजीशन नहीं आएगा। एनी कंसिडरेशन पास्ड ऑन बाय पार्टीज टू ईच अदर कैन नॉट बी जनरली रिस्टोर्ड। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है भैया मैं आपको तब मदद करूंगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है मैं आपकी तब मदद करूंगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हो। तुम देख रहे हो ना मेरा लैपटॉप कैसा डिसफंक्शन कर रहा है? बोलना उनको। किनको बोलोगे? विकास सर को बोलोगे। कल के लेक्चर में बोलोगे कि सर हमको नहीं पता, चिराग का पैड प्रो 12.9 इंच 128 GB विथ आई पेन विथ अ मैजिक कीबोर्ड, ब्लैक कलर चाहिए। ब्लैक नहीं आता तो व्हाइट ला, ही इज एडजस्टिंग। बाकी सब तो आपको समझ में आ ही गया है। सो इट्स नॉट वर्किंग, तो सिर्फ लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में आपकी मदद कर सकता है ना। वन void ab initio agreement was never a contract, it was neither an agreement। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है मैं आपकी कोई रेस्टिट्यूशन में मदद नहीं करूंगा। ठीक है,
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो अग्री पार्टी, याद है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब सिखाया हुआ है तुमको, देख लो। An agreement which is enforceable by law at the option of one, सिर्फ एक जने के ऑप्शन पे एनफोर्स किया जा सकता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। कौन एनफोर्स कर सकता है? अग्रीव पार्टी एनफोर्स कर सकती है, और अग्रीव पार्टी इसको कैंसिल कर सकती है। प्लीज इसको एमसीक्यू के लिए यहाँ पे लिख के रख लो। मैं जो बता रहा हूं वो वापस आपके रिकैप है। voidable contracts are valid. Voidable contracts are valid until rescinded until rescinded by the other party. Until rescinded by the other party. The other party can also be called as the aggrieved party. Can also be called as the aggrieved party. चलो भाई, बहुत ही छाड़ है। So now, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more, but not at the option of the other, is voidable. Therefore, a voidable contract is an agreement which is voidable at the option of the aggrieved party. MCQ 1. Voidable contract may be of two types. Voidable from the beginning. अगर आपसे कल कोई पूछे that a contract is voidable from the beginning, कौन से वाले होते हैं? ये नीचे वाले चार. There are certain contracts which are voidable from the very beginning. It is so when the consent of the party is caused. अगर आपको कोर्जन के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू और फ्रॉड के थ्रू, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है, तो ऐसे केस के अंदर हम इसको ट्रीट करते हैं वॉइडेबल फ्रॉम द बिगनिंग। तो प्लीज एमसीक्यू के लिए लिख लो। तो वॉइडेबल is of two types. Voidable is of two types. Voidable from beginning. Voidable subsequent. Voidable from the beginning and voidable subsequent. So it is voidable from the beginning. कैसे हो सकता है? If the consent has been taken. If the consent has been taken by undue influence, by coercion, by fraud और by misrepresentation. अब देखो, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इन चारों को छोड़ के किसी और रीजन की वजह से आपने कंसेंट दिया है, तो हम उसको वॉइडेबल सब्सीक्वेंट मानते हैं। देख लो भैया, there are certain cases where one party may treat a contract as voidable. In other words, when one of the parties to the contract elects to treat the contract as void, then such a contract becomes voidable subsequently. मान लो कोई केस हुआ है जहां पे आपने मेरे से कोई चीज ली, मैं उसे फ्यूचर में चल के ट्रीट करता हूं एज वॉइडेबल। मैंने कहा एक बार चलने दो, बाद में मैंने बोल दिया कि नहीं, मेरे को नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसको बोलते हैं वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली। आपको इसको कैसे याद रखना है? If the contract has been entered because of coercion, undue influence, fraud and misrepresentation, तो ऐसे केस में that shall always be voidable from the beginning. In any other case it should be voidable subsequently. तो voidable subsequently में सिर्फ एक चीज लिख के रख लो, whenever one party treats the contract as voidable, whenever one party treats the contract as voidable, whenever one party treats the contract as voidable on the later stage at the time of performance, on the later stage at the time of performance, on the later stage at the time of performance, it shall be treated as voidable subsequently. It shall be treated as voidable subsequently. Now, what I want from you is सिर्फ इसके जो ब्लैक लाइन है सिर्फ वो उठा के रख लो और वो याद करनी है। ऑन रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस, जब अग्रीव पार्टी बोलता है कि मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो हम बोलते हैं कि भैया जो अग्रीव्ड है, मान लो मैं अग्रीव्ड हूं, मैंने बोल दिया नहीं मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो आपने कहा ठीक है भाई, दिस इज वॉइडेबल नाउ, क्योंकि अग्रीव पार्टी बोल रही है उसको परफॉर्म नहीं करना, सो दैट इज वॉइडेबल सब्सिक्वेंट। व्हेन अ पार्टी प्रिवेंट्स अनदर फ्रॉम परफॉर्मिंग, एक पार्टी सामने वाली को बोल रही है कि मत तू मत कर परफॉर्म, क्यों? क्योंकि मैं मेरा पार्ट परफॉर्म नहीं करने वाली, हमने इसको वॉइडेबल सब्सिक्वेंट कर दिया। एंड लास्ट,
व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। अरे तुमको जनवरी 2020 को डिलीवरी करनी थी, तुम दिसंबर 2020 में आ रहे हो डिलीवरी करने। हम तो वही मान लेंगे ना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, वॉइडेबल कर दिया। ठीक है, सो नाउ देयर इज सम इफेक्ट्स हैं जो टोटल वॉइडेबल के इफेक्ट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ये ए बी और सी कुछ ज्यादा याद रखो। क्वेश्चन कहाँ है बच्चे, वॉइडेबल फ्रॉम द बिगिनिंग में। ठीक है, बस बिल्कुल लास्ट एंड वे डन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का इफेक्ट, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी, इट विल बी वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड। जब तक आप इसे कैंसिल नहीं करोगे तब तक ये क्या रहेंगे, कैंसिल वैलिड रहेंगे। द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी वैलिड टिल द अग्री पार्टी रिसेंड्स। जब तक अग्री पार्टी इसको रिसेंड नहीं करती तब तक के लिए क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। अदर पार्टी रिलीव फ्रॉम परफॉर्मिंग, जब आपने इसको कैंसिल कर दिया तो सामने वाली पार्टी रिलीव हो जाती है। सो व्हेन अग्री पार्टी रिसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट, जो सामने वाली पार्टी है नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस। क्यों, क्योंकि भाई अग्री पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। लास्ट, अगर आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अग्री पार्टी से धरा धमका के कुछ पैसा लिया है तो रेस्टिट्यूशन इज अलाउड इफ अग्री पार्टी रिसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो रेस्टिट्यूशन करके ओरिजिनल पोजीशन पे आया जा सकता है। ठीक है, एकदम दैट्स इट। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ था, ये सिर्फ आपका एक रिकैप था। अब आप ये वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पूरा रीड करके रखोगे। कल कल मैं इसको सिर्फ हल्का सा ऊपर ऊपर से बताऊंगा और मैं जल्दी से भागूंगा इलीगल एग्रीमेंट में। आई होप आज का लेक्चर एकदम क्लियर था, आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया। इस लेक्चर में बैठने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली मिस यू, आई रियली 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 मिस यू। लेट्स होप कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और हम फिर से मिल पाए। तब तक के लिए इसी तरीके से मुस्कुराते रहिएगा, लेक्चर्स को देखते रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।